हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो जैसा कि अगले वीडियो में आप लोग हड़प्पा सभ्यता को समझ चुके होंगे। पूरा हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ा दिए हैं, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो उससे भी अगले वीडियो में हम लोग आज जाते हैं। पहले यहाँ समझिएगा, इतिहास को हम 3 भागों में बांटे थे। इतिहास को 3 भागों में बांटे थे, जैसा कि हम पहला वीडियो जाकर देखिएगा तो समझ जाइएगा। इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम 3 भागों में बांटे थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, इसके अंतर्गत हम पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल पढ़ चुके थे। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। तो हड़प्पा सभ्यता में आप लोग बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे, कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम अपना तरफ से बहुत अच्छा करने का प्रयास किए थे। और आज ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आज ऐतिहासिक काल में था पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त था, परंतु लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया था, इसलिए उसे आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसे भी 3 भागों में बांटकर पढ़ना है। जैसा कि हम प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटे थे और आदि ऐतिहासिक को हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। उसी तरह इसे प्राचीन भारत में पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक में। तो सबसे पहले ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त है। पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य ये मिटा देते हैं, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक को। अब यही पॉइंट सिर्फ लेकर चलना है। पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है। पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है, जो कि और इसमें लिखित साक्ष्य पढ़ा भी गया। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं पढ़ा गया था, इसलिए आदि ऐतिहासिक वो अधूरा, और इसमें लिखित साक्ष्य पढ़ा भी गया है। पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है और लिखित साक्ष्य पढ़ा भी गया है। अब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिक्का पढ़ेंगे। और लिखित साक्ष्य के अंतर्गत विदेशियों का विवरण, इसमें अभिलेख भी पढ़ेंगे। सिक्का हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया। और लिखित साक्ष्य के अंतर्गत विदेशी यात्रियों का विवरण तथा साहित्यिक स्रोत। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों पढ़ना है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सिक्का पढ़ना, अभिलेख पढ़ना और लिखित साक्ष्य के अंतर्गत विदेशियों का विवरण और साहित्यिक स्रोत पढ़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सिक्का के बारे में समझते हैं। सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्का का अध्ययन जो है
न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। तो सिक्का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मतलब किसका, जैसे किसी राजा के अंतर्गत कौन सा सिक्का चलाया गया था, और बहुत सारे आए थे, शासक आए थे, इस मौर्य वंश में क्या चलाया गया था, गुप्त वंश में क्या चलाया गया था, तो इस तरह हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सिक्का चलती थी? टेराकोटा। टेराकोटा टेराकोटा से निर्मित सिक्का हड़प्पा सभ्यता में चलता था, टेराकोटा से निर्मित। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के सिक्का चलता था? तो टेराकोटा से निर्मित था। तो और ये हड़प्पा का हो गया। अब आ रहे हैं आधुनिक मतलब ऐतिहासिक काल में, प्राचीन भारत में आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम धातु का सिक्का सर्वप्रथम धातु का सिक्का मौर्य काल में निर्मित हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की चलता था, और सर्वप्रथम धातु का सिक्का जो है मौर्य काल में निर्मित हुआ था। और धातु का सिक्का पे सर्वप्रथम चित्र बना हुआ था। चित्र बना हुआ था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, धातु का सिक्का मौर्य काल में निर्मित हुआ था और इसी पे चित्र बना हुआ था। अगला पॉइंट आएंगे चांदी का सिक्का या पर्ण। चांदी को हम लोग उस टाइम में पर्ण भी कहते थे, मौर्य काल में पर्ण का। चांदी का सिक्का भी मौर्य काल में ही प्रचलन हुआ था। सर्वप्रथम का बात कर रहे हैं, मौर्य काल में प्रचलन हुआ था। तो धातु का सिक्का हो गया और चांदी का सिक्का हो गया। और पहली बार सोने का सिक्का गुप्त काल में, पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा प्रचलन हुआ था। परंतु शुद्ध सोने का सिक्का इस टाइप से लिखने में नहीं बनता है, इसलिए इधर आ जाते हैं। परंतु शुद्ध सोने का सिक्का पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा प्रचलन हुआ था, परंतु शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश द्वारा प्रचलन हुआ था। तो आप देख रहे हैं, पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा। परंतु गुप्त काल में जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का, गुप्त काल में शुद्ध तो हो गया कुषाण वंश, और लेकिन गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला था, सर्वाधिक सोने का सिक्का चला था। जब सर्वाधिक शुद्ध यहाँ पे समझिए, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला था, तो ये यहाँ पे शुद्ध हो गया और यहाँ पे अशुद्ध, ये पूरा शुद्ध रूप से नहीं था, इसलिए अशुद्ध सोने का सिक्का भी गुप्त काल में ही प्रचलित हुआ था। अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रचलित हुआ था। आपको देख पा रहा होगा, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा से निर्मित सिक्का हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन था, और सर्वप्रथम धातु का सिक्का था जो मौर्य
मौर्य काल में निर्मित हुआ। सर्वप्रथम धातु का सिक्का मौर्य काल में निर्मित हुआ जिस पर चित्र अंकित था। और चांदी का सिक्का मौर्य काल में प्रचलन हुआ। और पहली बार सोने का सिक्का जो है यूनानियों द्वारा प्रचलन हुआ। और शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाण वंश के द्वारा प्रचलित हुआ। और गुप्त काल में जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का चला। परंतु तो जैसा कि ये पूरा पॉइंट समझ चुके होंगे, अब जगह नहीं रहने के कारण हम ऊपर लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये चांदी पर्ण जो है, चांदी जो मौर्य काल में प्रचलन हुआ, लेकिन चांदी का सिक्का देखिएगा गुप्त काल में प्रचलित होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये पर्ण लगा रहेगा तो मौर्य काल में प्रचलित होगा। यही सिर्फ चांदी का सिक्का प्रचलित रहेगा तो गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रचलित हुआ था। इसे इसमें मिटाते हैं। तो अभी सिक्का के बारे में ही पॉइंट हम बनाते रहेंगे। तो जैसे कि चांदी का सिक्का गुप्त काल में, चांदी पर्ण का जो है मौर्य काल में, आइए चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रचलन में था, तो वहाँ हड़बड़ाइएगा मत आप लोग। चांदी का सिक्का जो है चांदी पर जो आएगा तो मौर्य काल, और चांदी का सिक्का आएगा तो गुप्त काल। इसी समय कौड़ी का प्रयोग भी हुआ था। गुप्त काल में ही कौड़ी का प्रयोग हुआ था। तो गुप्त काल के बारे में ये 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, जो है सोने की असरफी। सोने की असरफी प्रचलित हुआ था शेरशाह सूरी के समय। सोने का असरफी हो गया, दाम हो गया, रुपया हो गया, रुपया दाम, ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लीजिए। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी के समय। ये एक जगह हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, जैसे सिक्का आ गया तो सिक्का यहीं पढ़ा देते थे। ऐसे तो हम लोग अभी वेद स्टार्ट कर देते, लेकिन सोचे इस पॉइंट को भी अभी ही पढ़ा दें, इसलिए हम यहीं पढ़ा रहे हैं। रुपये का प्रयोग जो है शेरशाह सूरी के समय, देख रहे हैं। सोने की असरफी, दाम का प्रयोग, रुपये का प्रयोग, अभी भी रुपया चल रहा है हम लोग के वर्तमान समय में। हम लोग के समय या वर्तमान समय बोलिए, रुपया का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। रुपया है तो सब कुछ है, रुपया नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रुपया कैसे आएगा, जब हम लोग जॉब ले लेंगे। जॉब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में मिडिल क्लास के लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। जॉब नहीं लीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। आगे जो है बहुत सारा दैनिक स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मन से पढ़िए। और हम लोग आगे और एक बिहार दरोगा का स्पेशल जो क्वेश्चन बैंक का होता है क्वेश्चन, वही करवाएंगे, और उसी के रिलेटेड जो एग्ज़ाम के पॉइंट की दृष्टि से पढ़ाएंगे। इसलिए जॉब बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। सोने की असरफी शेरशाह सूरी, दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी, रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी। हुमायूं के शासनकाल में शहाबुद्दीन एक दिन के लिए राजा बना था। उसी समय वो जो है
चमड़े का सिक्का प्रचलित किया था? हुमायूं के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में शहाबुद्दीन एक दिन के लिए ये राजा बना था और इसी टाइम जो है चमड़े का सिक्का का प्रचलन हुआ था। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिर्फ इस तरह चांदी का सिक्का गुप्त काल, कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल, सोने का असरफी, शेरशाह सूरी, दाम का प्रयोग, रुपये का प्रयोग, चमड़े का सिक्का का प्रचलन, यही सब पॉइंट सिर्फ एक एक पॉइंट ऐसे करके लिखते जाना है। बाकी हम नोट्स में सब चीज़ डाल रहे हैं। चाणक्य नीति, उसका नाम क्या है? चाणक्य नीति ऐसे करके चाणक्य नीति क्लासेस करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। या अभी टेलीग्राम पे भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा शायद पूछ के हम बताते हैं। विशाल से आ रहा है? विशाल यूट्यूब चैनल से लिंक डायरेक्ट यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा चाणक्य नीति क्लासेस करके। टेलीग्राम लिंक और वीडियो का लिंक दोनों मिल जाएगा। अब हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। सिक्का के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण तो जो टॉपिक था हम सब बता दिए हैं। अब अभिलेख, अभिलेख 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 किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े पत्थरों पर, जो बड़े पत्थर या छोटे पत्थर पर, बड़े पत्थर या छोटे पत्थर पर खोद कर, बड़े पत्थरों को खोद कर, बड़े या छोटे दोनों हो सकता है, ऐसा थोड़ी है बड़े पत्थरों पर सिर्फ ये होगा। बड़े या छोटे पत्थरों पर खोद कर लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है, उसे अभिलेख कहते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया डिफिनेशन। या इसका डिफिनेशन बहुत बड़ा है जो कि हम इसका नोट्स में डाल चुके हैं, इसलिए हम इतना ही अभी समझाने के लिए बता रहे हैं कि छोटे या बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त हो, उसे हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का अध्ययन, अभिलेख का जो अध्ययन है, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी, एपिग्राफी, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी हुआ। लेकिन अभिलेख को जो है सर्वप्रथम विश्व में, अभिलेख सर्वप्रथम विश्व में किसने लिखा? तो अभिलेख सर्वप्रथम विश्व में ईरान के राजा, ईरान के शासक डेरियस, ईरान के शासक डेरियस ने लिखा था। तो अभिलेख जो है सर्वप्रथम विश्व में ईरान के शासक डेरियस ने लिखा था। परंतु पहला अभिलेख का साक्ष्य एशिया माइनर जो कि तुर्की में पड़ता है। एशिया माइनर बगल में लिख देते हैं तुर्की। पहला अभिलेख एशिया माइनर बोगाज गोई से मिला है। तो सर्वप्रथम अभिलेख ईरान के शासक डेरियस ने लिखा, लेकिन परंतु पहला अभिलेख जो है बोगाज कोई से मिला है, जो कि एशिया माइनर तुर्की में पड़ता है। एशिया माइनर तुर्की में पड़ता है। क्वेश्चन वर्ल्ड मैप का है। तो अब अभिलेख के बारे में ये 4 पॉइंट लिख लिए होंगे कि ईरान के शासक डेरियस ने लिखा था, पहला अभिलेख बोगाज कोई से मिला है, और अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी है,
यार अभिलेख किसे कहते हैं? या छोटे या बड़े पत्थरों को खोद कर लिखा हुआ जो साक्ष्य प्राप्त है उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख में अब हम लोग लिखेंगे स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख किसे कहते हैं? स्तंभ, स्तंभ यानी ऊंचे स्तंभ, कोई भी स्तंभ खड़ा हो, खड़ा रहेगा उसे स्तंभ कहेंगे। तो स्तंभ पर लिखे हुए, स्तंभ को खोद कर लिखे हुए, स्तंभ को खोद कर लिखा हुआ साक्ष्य जो प्राप्त होगा उसे स्तंभ अभिलेख कहते हैं। स्तंभ अभिलेख कहते हैं। तो इसे लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना स्तंभ अभिलेख। तो इस तरह अभिलेख बहुत सारा मिला है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत फेमस है और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कलिंग वर्तमान समय में इसका नाम शायद देखकर बताना पड़ेगा, लेकिन कलिंग जो है उस समय कलिंग के राजा खारवेल था। कलिंग के राजा खारवेल कलिंग युद्ध हुआ था, तो उस समय कलिंग के राजा खारवेल ने इस युद्ध का वर्णन किया था। जो कि बहुत कलिंग युद्ध जो है बहुत फेमस है। तो वर्णन खारवेल किया था। हाथी गुम्फा उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग में खारवेल जो है युद्ध का वर्णन किया, परंतु उस समय का वहाँ का कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश से है। तो वहाँ युद्ध का वर्णन खारवेल ने किया था और नंदराज जो है गंग वंश के शासक था उस टाइम। कलिंग युद्ध के समय वहाँ के शासक नंदराज था। तो अगला ऐहोर अभिलेख। ऐहोर अभिलेख जो है राजस्थान में है। ऐहोर अभिलेख राजस्थान में है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो है हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था, उसी की चर्चा है। हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था, उसी की चर्चा है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, ऐहोर अभिलेख हो गया, उसके बाद प्रयाग अभिलेख। अभी प्रयागराज कहाँ है? यूपी। उसी तरह इसे यहाँ से याद रखिएगा प्रयाग अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में है। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है। तो इसमें जो है चर्चा हुआ है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। विजय अभियान की चर्चा की है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा और ऐहोर अभिलेख राजस्थान, प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे मिटा देते हैं। अगला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। जूनागढ़ कहाँ है? तो गुजरात में है। इस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का चर्चा किया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का चर्चा किया है।
सुदर्शन झील की चर्चा की है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया है। बस अभी लेख के बारे में इतना पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। नोट मतलब सिर्फ ऐसा लिखना है, जूनागढ़ गुजरात। बाकी हम सारा नोट्स में आप लोग देख रहे होंगे, नोट्स में किस तरह का नोट्स बना हुआ है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अभी लेख के बारे में इतना ही। अब लिखित साक्ष्य के रूप में हम लोग विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। लिखित साक्ष्य के रूप में विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, भारत एक संपूर्ण समृद्ध देश था, जो देश विदेश से लोग यहाँ आते थे और ज्ञान अध्ययन करते थे और यहाँ से बहुत सारा चीज़ सीखते थे। आज ना भारत पॉलिटिकल हो या आर्थिक स्थिति हो, दोनों जो है दयनीय हो चुकी है। लेकिन उस टाइम भारत एक समृद्ध देश था, जहाँ देश विदेश से लोग यहाँ आते थे और ज्ञान अध्ययन करते थे। तो आने के बाद उपरांत बहुत सारे शासक यहाँ उस टाइम थे, इसलिए शासक के समय बहुत सारा अपना पुस्तक लिखा है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बुक जो है हेरोडोटस का है। हेरोडोटस का बुक हिस्टोरिका, हेरोडोटस का बुक हिस्टोरिका। तो पुस्तक इधर लिख लेते हैं, पुस्तक, और इधर लेखक, इसे ऐसे कर देते हैं। तो हिस्टोरिका जो है, हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा। जियोग्राफिका का लेखक टॉलमी। नेचुरल हिस्टोरिका, इसका शायद पिलनी, इसका लेखक पिलनी, नेचुरल हिस्ट्रिका का पिलनी। तो देखिएगा, पुस्तक हिस्टोरिका हो गया, जियोग्राफिका हो गया, नेचुरल हिस्टोरिका हो गया, CU की इसका हुएन सांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएन सांग, CU की हुएन सांग। फोक्यू की फायान। देख रहे हैं, हिस्टोरिका हेरोडोटस, जियोग्राफिका टॉलमी, नेचुरल हिस्टोरिका पिलनी, CU की हुएनसांग और फोक्यो की फायान। और चीन की यात्री मार्को पोलो, चीन की यात्री मार्को पोलो, चीन की यात्री मार्को पोलो। कयंगूर तथा तयंगूर, कयंगूर तथा तयंगूर। तारानाथ। किताब उल हिंद, अलबरूनी। किताब उल हिंद अलबरूनी। तो ये सारा इम्पोर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी और बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे रेहला एक तो इम्पोर्टेंट है, किताब उल रेहला, इब्न बतूता,
इब्न बतूता, जो कि मार्को इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। शायद मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था ये। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर चुके होंगे लिखित साक्ष्य के बारे में। अब हम लोग आएंगे साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य भारतीय इतिहास को जानने के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक साक्ष्य भारतीय इतिहास के बारे में कई सारी जानकारियां हमें देती है। तो साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य में बहुत सारा ग्रंथ आता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ से आप लोग क्या समझते हैं? किसी न किसी धर्म से संबंधित होगा, इसलिए उसे धार्मिक ग्रंथ कहा गया है। और गैर धार्मिक ग्रंथ जो किसी धर्म से संबंध नहीं रखता है, उसे गैर धार्मिक कहते हैं। जैसे गैर धार्मिक में आ जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य जो बोल दीजिए, या विष्णुगुप्त, उसका लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, वो भी प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो पहले, और धार्मिक में आ जाएगा जैसे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। तो पहले हम लोग लिखते हैं गैर धार्मिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है प्राचीन भारत को जानने के लिए। लेखक इसका है चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम आप लोग इसका है याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये नाम आया और दूसरा नाम आ गया तो हड़बड़ा जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ये हो गया गैर धार्मिक। और धार्मिक में जैसे आ गया जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और जैन साहित्य की भाषा जो था वो प्राकृत भाषा था। प्राकृत भाषा, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा होगा जैन साहित्य, प्राकृत भाषा। उसी तरह आगे बौद्ध साहित्य। तो पहले जैन साहित्य का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या था। 12 उपांग था। एग्जाम्पल में 12 उपांग था, 12 अंग था। और भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, तो जैन साहित्य के बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा। आगे बौद्ध साहित्य, जिस तरह ये प्राकृत भाषा में था, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था। आप लोग आगे पढ़िएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों सभी लोग जैन धर्म अलग पढ़ाते हैं और बौद्ध धर्म अलग पढ़ाते हैं। तो जैन धर्म भी पढ़ाएंगे और बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, दोनों का जो है इमेजिन करवाएंगे। इतिहास बोले ना पढ़ने का सब्जेक्ट ही नहीं है। इतिहास में जैसे आप लोग अभी जी रहे हैं, उसी तरह हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जितना भी चीज़ पढ़े हैं हम ही लोग के जैसा सेम था। उसी तरह हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इमेजिन करवाएंगे। इसका प्राकृत भाषा रहेगा तो उसका पाली भाषा रहेगा, और इसका जन्म कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ, इस तरह से दोनों को जो है इमेजिन करके पढ़ना है। तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसका प्रमुख ग्रंथ जातक है। जैसे आगम है उसी तरह इसका जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथ। और ये पाली है। जातक में भगवान बुद्ध की पूर्व की जन्म की कहानी है।
200 से अधिक कहानियां हैं, समझे ना। और ललित विस्तार में भगवान बुद्ध की जीवनी है। ललित विस्तार में भगवान बुद्ध की जीवनी है। भगवान बुद्ध की जीवनी है। तो उसी तरह और आगे अंगुत्तर निकाय आएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है। महाजन पद की चर्चा है। 16 महाजन पद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में। जैन साहित्य को आगम कहते हैं या प्राकृतिक भाषा में है। इसका एग्जाम्पल 12 उपांग है, 12 अंग है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। उसी तरह बहुत साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया, जातक ग्रंथ, बहुत साहित्य को जातक ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया है। और पूर्व की जन्म की कहानी जातक ग्रंथ में है। पूर्व की कहानी जो है जातक ग्रंथ में है। 200 से अधिक कहानियां हैं। और ललित विस्तार में भगवान बुद्ध की जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। इसे 3 भागों में बांटा गया है। त्रि मीन्स 3। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सबसे पवित्र ग्रंथ पूछ देगा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, अभिधम पिटक। तो आप लोग समझ चुके होंगे ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतना चीज हमें अध्ययन करना है। इसके बाद हम लोग जो है वेद और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़े उसी तरह वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वेद के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और आगे जो है हम लोग बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक से 10 क्वेश्चन डेली लेंगे और उसका जो है एनालिसिस करेंगे कि ताकि अगला दरोगा का एग्जाम में क्वेश्चन जो है एनालिसिस के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग जान पाएंगे। इसलिए हम आगे बिहार दरोगा का 10 क्वेश्चन डेली करवाएंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।